हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे संधि स्टार्ट। संधि संधि किन किन शब्दांशों से मिलकर बनी है? सम प्लस धी। संधि का संधि विच्छेद है सम प्लस धी, संधि। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। और संधि का विपरीत शब्द क्या होगा? विपरीत क्या होगा? संधि का अर्थ है मेल और इसका विपरीत होगा विच्छेद, यानी कि अलग होना, और मेल का मतलब है मिलना। तो हम अब संधि की परिभाषा देखेंगे। संधि का अर्थ क्या है? दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं और उनमें परिवर्तन होता है तो उसको संधि कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर जब उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो शब्द होते हैं, दो शब्दों का जो पहले वाला शब्द है उसका तो अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से उनके उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। जैसे दीप और दीप प्लस उत्सव। दीप में ए है, पै में ए है और ये ऊ है। ए और ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं और यही परिवर्तन संधि कहलाता है। दीप प्लस उत्सव क्या बन गया? दीपोत्सव, दीपोत्सव। नेक्स्ट है अभय प्लस अरण्य। ए और ए मिलकर आ बन जाते हैं, अभयारण्य। कई बार कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं आधा भय। ये आधा भय नहीं है, ये गलत तरीका है और सही उच्चारण है इसका अभयारण्य। लिखने का सही तरीका है अभयारण्य। नेक्स्ट है रमा प्लस ईस बन गया रमेश। जगत प्लस ईस बन गया जगदीश। तय का दय हो गया। तपह प्लस वन, तपोवन। कई बार वर्ण तो आपस में, शब्द तो आपस में मिल जाते हैं लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं? संयोग। संयोग का मतलब है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण व लेखन में कोई परिवर्तन न कर पाए। यदि दोनों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिल जाएं और उनके लेखन और उच्चारण में कोई परिवर्तन न हो तो इसको हम संधि नहीं कह सकते, इसको केवल संयोग कहा जा सकता है। संयोग का मतलब है मिलना, इसे हम केवल संयोग कहेंगे। जैसे युग प्लस बोध, युग बोध, यह संयोग है न कि संधि। संधि 4 नियमों पर आधारित है। जैसे आदेश। आदेश का मतलब है कुछ परिवर्तन होना, जैसे नर प्लस ईस, नरेश। आगम। आगम का मतलब है कुछ नए शब्द आना, जैसे वी प्लस छेद, विच्छेद। इसमें च का आगम हो गया इसलिए यह आगम के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। नेक्स्ट है लोप। लोप का मतलब है गायब होना। युवन प्लस राज, युवराज। इसमें न का लोप हो गया इसलिए इसमें लोप है। प्रकृति भाव। प्रकृति भाव कभी कभी ऐसा का ऐसा ही रहता है, जैसे यश है प्लस कामना, यश है कामना। संधि 4 नियमों पर निर्भर करती है। ये है आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। अब हम देखेंगे कुछ उदाहरण। वाक प्लस दान क्या होता है? वागदान, जिसका मतलब है सगाई। अंतः प्लस पुर बन गया अंतःपुर। मातृ प्लस छाया, मातृ छाया, मातृ छाया। इसमें आगम हो गया। पितृन प्लस हंता, पितृहंता। इसमें लोप हो गया। संधि में 4 संधि में ये 4 नियम अवश्य होते हैं: आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संधि के भेद। संधि के भेद कितने हैं, अर्थात संधि के कितने प्रकार हैं? संधि 3 तरह की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि। स्वर संधि को आसानी से समझने के लिए हम कैसे याद कर सकते हैं कि जब स्वर के बाद स्वर आए, यानी कि स्वर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यदि दोनों जगह स्वर हो और उनके मेल से जो परिवर्तन हो तो उसको स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। व्यंजन का मतलब है स्वर के बाद व्यंजन आ जाए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन, चाहे कुछ भी आ जाए, यानी कि स्वर के बाद यदि व्यंजन हो, व्यंजन के बाद यदि स्वर हो या व्यंजन के बाद व्यंजन हो और इनके मेल से जो परिवर्तन हो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग यानी कि विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आ जाए और उनके मेल से जो परिवर्तन हो
उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है सत्येंद्र, सत्य प्लस इंद्र, इसमें ए है और ई मिलकर ए हो गया और सत्य का इंद्र है जो, यानी कि सत्येंद्र। नेक्स्ट है स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों जगह स्वर हो और उनके मेल से जो परिवर्तन हो उसको स्वर संधि कहते हैं। हम परिभाषा देखते हैं, यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि प्रथम वर्ण का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो और उनके मेल से जो परिवर्तन हो उसको स्वर संधि कहते हैं। तो यह परिभाषा भी बिल्कुल ठीक होगी। उदाहरण है भय प्लस आतुर। भय में ए है और ए मिलकर हो गया आ, तो भयातुर इसका बन गया। मृण, मरण प्लस आसन, मरणासन, ए और ए मिलकर आ हो गया। नारी प्लस ईश्वर, ये ई है और ये भी ई है और ये दोनों ई हो गई, नारीश्वर। नारीश्वर का मतलब है शिव, नारी का ईश्वर है जो, मतलब शिव। राम प्लस ईश्वर, राम ईश्वर, ए के बाद ई आ गया तो ए में परिवर्तित हो गया रामेश्वर। रामेश्वर राम के ईश्वर हैं जो, अर्थात भगवान शिव। अब हम देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि भी आगे 5 भागों में विभाजित है। स्वर संधि को कैसे याद रखेंगे? दग व्यय, दग व्यय दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, दग व्यय यानी कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण वृद्धि संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसकी चर्चा करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।